नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी 30 सीरीज चलाई जा रही है जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम पे एप्लीकेबल है, उनमें 12 क्लास पहले हो चुका था। आज आप 13वीं क्लास को देख रहे हैं। इससे पहले जो भी 12 क्लास की पीडीएफ है, जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं, उनको दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे और रिवीजन करके जो है एक अच्छी तैयारी की ओर बढ़ रहे होंगे। और जिन बच्चे का कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपने घर परिवार, गांव, समाज इत्यादि का नाम रोशन कीजिए। देखिए, अगर आप टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट चाहते हैं, ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सअप मैसेज के जरिए हमारी कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ये कंटेंट की असर आपने एसएससी जेई के एग्जाम में देख ही लिए होंगे। कल एक और एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। कल जो है फिर से रुझान आना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी फायदा या घाटा, ठीक है भाई। जब मैं 30 क्लास चलाता हूँ, उससे जब मैं कह देता हूं कि भाई 75% जीके में क्वेश्चन करा दूंगा एसएससी का, तो ये हमारी 100+ क्लास की मटेरियल है और ये हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। अगर आप कोई सा भी एक लैंग्वेज में खरीदते हैं तो आपको दोनों साथ में ही दिया जाएगा, है ना। मतलब ये बाय करने पे ही दोनों दे दी जाती है, तो आप लोग ले सकते हो। आकर्षक टॉपिक बैच का बिल्कुल अलग से मिलेगा, वो भी ले सकते हैं, है ना। मैंने देखा है मार्केट में सिर्फ टॉपिक बैच की बना देते हैं ई बुक और उसका दाम रखे 99 मोर देन 119 भी मैंने देखा है, ठीक है। और उसके लिए बराबर प्रॉपर वेबसाइट भी बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या टॉपिक बैच होते हैं, और टॉपिक बैच भी कैसा, समाचार एजेंसी का नाम, खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अरे ये सब तो मैं फ्री में ही देता हूँ, वो सब खरीदने की क्या जरूरत है, ठीक है। कंटेंट जो है ये हमारी 100+ क्लास, कहने का मतलब जिस प्रकार का आप अभी क्लास देखेंगे वैसा 100 क्लास का मटेरियल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है, ठीक है। आप पढ़िए और एसएससी का एग्जाम बम से दे के आइए और फिर बाद में बताइएगा। इस सीरीज में हमने सब दिन टास्क देते आए हैं, तो अगले जो वीडियो आएगी इस सीरीज की, यानी 14वीं नंबर, तो वहां पे आपका टास्क रहेगा 180 पेज से, है ना। आपको पढ़ के आना है 195 पेज तक। 15 पेज हम करते हैं एक क्लास में, है ना। तो ये ई बुक से जो भी बच्चे मेरा बात मानते होंगे, पढ़ते होंगे और पढ़ेंगे तो आपको फायदा होना ही होना है, उसमें क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो कोई सा भी चाहिए कंटेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब किया गया था, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ, आपको ही सोचना है ना। जैसे कि 1907, 1945, 1954, 1913। सैफ अंडर 90 चैंपियनशिप 2023 माफ कीजिएगा किस देश में कराए गए। सल्तनत काल में राजकीय आय का जो लेखा जोखा रखता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2024 का उद्घाटन समारोह में उद्घाटन किसने किया। ऋग्वेद में आर्य शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है। जैसे आपसे इस फॉर्म में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में पिता शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी की इस्तेमाल कितनी बार की गई है। जमुना की कितनी बार, सबसे अधिक बार किस नदी की। किस युद्ध का वर्णन आपको ऋग्वेद में दिखने को मिलता है, कौन से मंत्र देखने को मिलता है। तो ये जो है क्वेश्चन का फॉर्म है। मोहम्मद गोरी के 1178 पाटन आक्रमण के समय वहां का शासक कौन हुआ करता था। प्रसिद्ध नंदा लेक, नंदा झील किस राज्य में है ना। एमिनो बेंजीन का सूत्र क्या होता है। आपने बेंजीन सभी देखा होगा, इस प्रकार का खटकोन टाइप का, तो एमिनो बेंजीन का सूत्र क्या होगा। भारत में फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक या लेखिका कौन है। लद्दाख में मनाए जाने वाली प्रमुख फेस्टिवल आपका हेमिस जो है, इसमें किसकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा बुद्ध का करते हैं कि पद्म संभव का करते हैं कि पार्श्वनाथ का करते हैं, बताइएगा। किसी भी राष्ट्रीय देश में राष्ट्रीय आय का शुद्धतम रूप क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी या फिर जो भी। नैनाथीबू आइसलैंड किस प्रायद्वीप के समीप है। अरब प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप, है ना। याद रखिए, बताइए। दुनिया की पहली आधिकारिक टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया। इसका आंसर आप पीडीएफ में पाएंगे और 2-3 दिन के बाद इकट्ठे जो वीडियो आती है ऑनलाइनर वाली, वहां पे आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पाएंगे। चंद्रमा को अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लगते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की में जो है कितने मेन पिलर को जो है आपका रखा गया था, 5, 6, 4, 3, 2, 1। रिजवाना चौधरी 2024 पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। 110 पद्मश्री के विजेता में एक नाम इनका भी है। तो ये किस देश से ताल्लुकात रखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र एलिजाबेथ प्रथम ने कितने तारीख को सौंपा। 21, 31, है ना, 32, 33 तारीख, है ना। मैं जानता हूँ भाई 32, 33 तारीख नहीं होता है, हंसने के लिए था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को बता दिया। इनके अलावा स्कॉलरशिप, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, स्कॉलरशिप, पेंशन, सैलरी, रक्षा,
पर किए गए खर्च तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया धन इत्यादि में कौन सा एक सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं होता। ठीक है। प्रसिद्ध गार्गी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। सेवा समिति की स्थापना 1914 में का किस शहर में किया गया था। आपको याद दिला दूं, 1914 में ही पनामा नहर बन के तैयार हुआ था भाई। 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मई 2023 में म्यांमार में कौन सा तूफान जो है भारी नुकसान पहुंचाया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के माता का नाम क्या था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कितने खेल शामिल हुए, 26, 28, 30, 42, है ना। हम्पी की जो गुफा है उसकी खोज कब किया गया था। और पोटेशियम का नाम लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। ये थे आपके पिछले 165 से 180 के बीच में। अगला क्लास की जो टास्क है 180 से 195। अगर आप मुझे अपना भाई, अपना टीचर, अपना जो है एक शुभचिंतक मानते हो तो जरूर पढ़ रहे होंगे मेरे कहने से, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ, है ना। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन कानून 2023 किस राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। इसे VVI करके रखेंगे। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को VVI करके रखेंगे। अधिनियम से क्वेश्चन काफी आते हैं, ये जो है टॉप पिक के अधिनियम है। तो ये आपके तेलंगाना में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था करने की बात, है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2023 में कही गई। ये वाली जो अधिनियम है उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लाया गया था संसद के अंदर। ठीक है, यह संशोधन अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार लाई गई है। अब इसमें काफी बच्चे जो कमजोर बेस के हैं उनको समझ में नहीं आता होगा। मान लीजिए कि कोई अधिनियम, मान लीजिए बाल विवाह अधिनियम जो आपका 1929-30 में आया था, है ना। अब इसमें आपने कितनी बार भी संशोधन देखे, लास्ट में आपने 2006-7 में भी संशोधन देखे, तो हुआ क्या है कि ओरिजिन तो एक ही बार आता है कि अमुक चीज का अधिनियम जो है या एक बार पहली बार बनाया गया, अब बाद में आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधित करते जाते हैं, होते जाते हैं। और कौन करता है, संसद के तहत किया जाता है ना, पास करके, है ना। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये 2009 में जो अधिनियम आया था इसी में ये संशोधन को दर्शाता है। कौन सा वाला, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2023, जो तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की जो है आयोजन का बात करता है। इस संशोधन अधिनियम के तहत जो तेलंगाना में आपका विश्वविद्यालय बनेगा जनजातीय वाला, उनका नाम रहेगा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जो तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित होंगे। जैसा कि आपको पता होगा जो मेथाराम जात्रा त्योहार है, मेथाराम, है ना, इनका भी नाम कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना समक्का सरक्का, तो ऐसे ही नाम उनका भी है। तो हम लोग तो अपने सहूलियत के लिए याद रखने के लिए मेथाराम जात्रा याद रख लिए, नहीं तो इनका भी नाम बड़ा है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे समक्का सरक्का आपको याद रखना ही होगा, अगर कि इस यूनिवर्सिटी का नाम भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो। यह जनजातीय विद्यालय जो है आदिवासी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा अन्य काम जो आपका यूनिवर्सिटी की होती है वो भी करेंगे। कहने का मतलब जैसे अन्य यूनिवर्सिटी में जो पठन पाठन की जो भी उनका इंडेक्स होता है कि यहाँ पे किस किस चीज की शिक्षा दी जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि खाली आदिवासी वाला पढ़ाई ही होगा, लेकिन इनके इतर आदिवासी वाला भी पढ़ाई होगा। यानी जनजातीय पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ विद्यालय का जो अन्य काम होता है यानी यूनिवर्सिटी का, तो वो भी करेंगे। समझ गए, ये चीज लिखा है यहाँ पे किताबी भाषा में, मैंने आपको समझाया अपनी देहाती भाषा में। आंध्र पुनर्गठन अधिनियम 2014, आपको पता होगा कि 2014 में ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के एक स्वतंत्र राज्य बना था। वो समय था जून 2014 का, और मोदी साहब के आने के बाद बना था ये। ठीक है, जो मोदी जी का जो है पहली बार आपका मंत्रिमंडल 2014 में आया था जी, है ना। तो तेलंगाना में उसी समय से जो है आपका एक जनजातीय विश्वविद्यालय का होना माना गया था इसी अधिनियम में, जो अभी हाल फिलहाल पिछले साल पास हुआ बिल, है ना। इसके अलावा तेलंगाना की बात तो हम बाद में कर लेंगे। अभी हम शिक्षा वाली बात देख रहे थे, तो हम शिक्षा से संबंधित जो हमारी चेन बनता गया कि भाई शिक्षा पे कौन कौन से आयोग कब कब आया और क्या क्या चीज़ की जो है बारे में सुझाव या सलाह दिया, ये चीज़ देख लेते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में आपके स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2023 को संसद में धर्मेंद्र प्रधान जी लाए थे, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ही बनाया गया है 3.0 में।
है ना। इनके अलावा आज़ादी के पूर्व में भारत के शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव, आयोग, कमीशन, कमेटी इत्यादि का गठन वगैरह किया गया। इस कड़ी में हम सबसे पहले याद करते हैं वुड के डिस्पैच 1854 को। अब 1854 है तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस समय अंग्रेज कौन होंगे। आप कैसे याद नहीं रख पाते हैं, तो कोई सा भी एक घटना को पकड़ लीजिए, अगर सेम ईस्वी के आगे पीछे हुआ है तो 99% केस में अंग्रेज गवर्नर वही रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप भी याद रख सकते हैं, थोड़ा सा क्लू बताया हूँ, है ना। यह डिस्पैच चार्ल्स वुड के नाम पे रखा गया। अब ये चार्ल्स वुड कौन थे, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था उनमें अध्यक्ष के तौर पे जो है तैनात थे। कौन? चार्ल्स वुड। तो इन्होंने जो है एक अपनी मेमोरेंडम डिस्पैच की, है ना। इसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है, जिन्होंने, है ना, शिक्षा से संबंधित बातों को रखा और सबसे पहले महिला शिक्षा पर जोर इन्होंने ही डाला। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर ओवरऑल नपी तुली वे में हम देखें तो ये हर सेक्टर में शिक्षा की बात जो है अच्छी बात रखी। कौन? वुड के डिस्पैच। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड के डिस्पैच किसके नाम पे? तो चार्ल्स वुड के नाम पे। कौन थे चार्ल्स वुड? तो ये थे भाई उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक है मैकाले की रपट। मैकाले की रपट कुछ और नहीं, अंग्रेजी शिक्षा की जो है, अंग्रेजी शिक्षा में अहम योगदान निभाया। यह 1835 में आया था। इसी के तहत आपका अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बनाए गए थे। और 1835 में कौन होंगे? विलियम बेंटिक, है ना, इनके काल में आया था। मैकाले के रपट से सिर्फ ये याद रखना है कि ये अंग्रेजी शिक्षा में जो है अहम योगदान दिया था। वैसे भी पूछा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, तो लॉर्ड मैकाले को मानते हैं। इसी मैकाले के रपट से, मैकाले आदमी का नाम है। इसके अलावा रेले आयोग 1910, इस आयोग के द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक और बना था। सर अभी आप 2009 बताए थे, तो ये 2004 क्यों बता रहे हैं भाई? ये आज़ादी की पूर्व की बात है, वो आज़ादी की बात की बात है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंडियन आर्म्स एक्ट एक बार 1878 में भी बना था, फिर आज़ादी के बाद भी बना, तो कई चीज़ जो है दो बार हुआ। इनके अलावा सैडलर आयोग 1917, यह भी जो है आपका शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग के द्वारा जो स्कूलिंग अवधि होती है ना, वो 12 वर्ष की तक होनी चाहिए। उसके अलावा जो डिग्रियां हैं वो 3 साल की होनी चाहिए। जो अभी तक हमारे इंडिया में डिग्री 3 साल की ही होती थी, ग्रेजुएशन वाली, है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर, है ना। अब तो जो नई शिक्षा नीति आया है वो 10+2+3 से हट गया है ना। फिलहाल सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित अन्य आयोग में बात करेंगे तो हंटर आयोग 1882, ये भी शिक्षा से संबंधित है। ह्यूटर्गे समिति 1929, ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे हमने कितने पुरानी समितियां देखा? हंटर देखा, सैडलर देखा, वुड का डिस्पैच देखा, मैकाले देखा, रेले देखा, ह्यूटर्गे देखा। तो यहाँ पे हमने 6 प्राचीन समितियां देखे जो शिक्षा से संबंधित है। कल हो अगर पूछे निम्न में से कौन से शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो आप आराम से ऑप्शन को जो है काट सकते हो। इनके अलावा अब आते हैं फिर से घर में, यानी तेलंगाना में। हम तेलंगाना को पढ़ रहे थे, तो तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे तेलंगाना का उदय 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके हुआ, है ना। इसके अलावा तेलंगाना में लोकसभा की 17 गो सीट है। वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित आपका रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल कौन है? तमिल सौंदर राजन है, ये है भाई तेलंगाना के वर्तमान गवर्नर। इसके अलावा तेलंगाना के आर्ट एंड कल्चर की तरफ झांके तो यहाँ पे कुछ प्रमुख त्योहार में आपका जो है महोत्सव वगैरह होते हैं, जैसे काकतीया महोत्सव, काकतीया वंश भी हुआ करता था। दक्कन महोत्सव, बोनालू और बथुकम्मा, सबसे मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये तेलंगाना के लिहाज से। तो बोनालू में जो है आपकी देवी काली माता की पूजा होती है और बथुकम्मा में गौरी माता की पूजा होती है। ये तेलंगाना की प्रमुख त्योहारों में हो जाएंगे। दशहरा आप सभी जानते हैं। उगादी जो है ये तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी हैप्पी न्यू ईयर के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना राज्य में टाइगर रिजर्व की बात करें, अमराबाद टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम, पहले आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना। इनके अलावा कवल टाइगर रिजर्व, ये सब जो है आपके कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है। हैदराबाद
इलाहाबाद में आप जाएंगे आपको चार मीनार मिलेगा, इरडा का मुख्यालय मिलेगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान मिलेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान मिलेगा, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी मिलेगा, बिरयानी मिलेगा। इसके अलावा तेलंगाना, यहाँ पे यही लिखा है कि भाई ये सब जो है तेलंगाना की शोभा बढ़ाते हैं। जो स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है ना, वो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इनके अलावा मुगलों द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर कौन सा था? तो ये फतेहपुर सिकरी है। कौन है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। और फतेहपुर सिकरी के अंदर क्या क्या है? तो उसमें जो फेमस है तो कई सारे चीज, लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं, जोधाबाई का महल है, इबादत खाना है, बुलंद दरवाजा है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई अकबर ने बुलंद दरवाजा क्यों बनाया? तो आप कहते हो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। एक आपका विजय स्तंभ है ना, एक आपका विजय स्तंभ है। ये विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने किया था। यह उत्तर प्रदेश में स्थित, बता ही दिया था। जो अकबर है ना, इनके कंस्ट्रक्शन में आगरा का किला भी नामी गामी है, इसे ध्यान रखिएगा। आगरा का किला जो है ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। और इस आगरा के किला में एगो है मुगल हमाम, यानी जो है शीश महल, जिसे मुगल कालीन हमाम भी कहा जाता है। तो ये शीश महल की स्थापना जो है, या बनाने का जो श्रेय है वो शाहजहां को जाता है। ठीक है, आई होप आप समझे। आगरा का किला तो बनाया अकबर, लेकिन आगरा के किला में है मुगल कालीन हमाम या शीश महल, जो कौन बनाए थे? शाहजहां ने। एगो शीश महल मैंने आपको बताया था कि भाई पटियाला में भी है। तो ये वो शीश महल जो पटियाला में है, उनको कौन बनाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, बातों को स्पष्ट कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। अकबर के शासन अवधि को मुगल काल में साहित्यिक स्वर्ण काल माना गया है। क्यों? क्योंकि अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हुआ करते थे। दीन इलाही धर्म की स्थापना या शुरुआत अकबर ने किया था। अकबर के काल में दहसाला बंदोबस्त टोडर मल ने चलाया था। अकबर के आरंभिक या शुरुआती दिन के रीजेंट या संरक्षण बैरम खान थे। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं को अभागा शासक कहा जाता है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसकी निर्माण उनकी विधवा पत्नी हाजी बेगम या बेगा बेगम के द्वारा करवाया गया था। जो आपका हुमायूं का मकबरा है, ये सभी मुगल मकबरों में पहला उद्यान मकबरा या गार्डन मकबरा है। इनके अलावा चौसा तथा बिलग्राम के युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। दोनों बार में विजेता रहा शेरशाह सूरी, और दोनों बार में जो आपका है ना लूजर रहे वो रहे आपके हुमायूं। ठीक है। इसके अलावा यही शेरशाह सूरी हुमायूं को जो है निर्वासित कर सूरवंश की स्थापना कर डाले थे, है ना। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम या वास्तविक नाम फरीद खान था। इन्होंने रुपया का प्रचलन शुरू किया, जो आज भी इंडिया का करेंसी है। ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड का मरम्मत जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। बिहार में गया में विष्णुपद मंदिर है, जहाँ पे लोग पितृपक्ष में जाते हैं, अपने पितरों को पिंडदान करने जाते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश से भी लोग आते हैं। एक है आपका नागलपुरम। नागलपुरम नामक शहर की स्थापना जो है ये आपका कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय किस वंश से होंगे? तो विजयनगर साम्राज्य के अधीन तुलुव वंश के परम प्रतापी राजा होंगे। जैसे आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। एगो संगम किए जो हरिहर एवं बुक्का हुए, है ना। एगो आपका सुलुभ किए, एगो आपका तुलुब किए, और एगो आपका अरबिदु किए। तो ये जो है ना, ये 4 वंश है जो विजयनगर साम्राज्य में आया। स्थापना हुआ था इनका 1336 में, और उस समय दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। इसके अलावा कृष्णदेव राय को आप आंध्र भोज कह लेते हो। कृष्णदेव राय की जो मंत्री परिषद है उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनके अलावा इसी प्रकार से मिलता जुलता मेल खाता हुआ शिवाजी का मंत्री परिषद को हम अष्ट प्रधान कहते हैं। ममल्लापुरम नामक शहर की स्थापना नरहरि वर्मन जो पल्लव शासक हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। ममल्लापुरम को कालांतर में महाबलीपुरम के नाम से आज हम लोग जानते हैं, है ना। वहाँ पे रथ मंदिर का समूह है, जिसमें मैंने कल ही बताया है कि वहाँ पे 8 रथ है, जिसमें द्रौपदी रथ को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, तो 7 जो अन्य रथ बचा, इसे सप्त पैगोडा कहा जाता है। जैसे आपने ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को जानना है जी, है ना। इसके अलावा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाया
बनाया था। और सिकंदर लोदी का भी एक और नाम है जिनका नाम था निजाम खान जी, है ना, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तथा उनसे संबंधित राज्यों में किसका मिलान सही किया गया है? डुंगरी महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में न हो के ये हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है, ठीक है। प्रभात फेरी यह असम में न हो के ये सिख धर्म का जो है त्योहार गुरु पर्व से संबंधित शब्द है। इसके अलावा पालकी उत्सव ये उड़ीसा में न हो के ये महाराष्ट्र में होगा। और कैला पौध उत्सव ये कर्नाटक में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। डुंगरी महोत्सव आप हिमाचल प्रदेश में मनाते हो। हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे कुल्लू दशहरा, फुलैच, माघ साजी का त्योहार जो आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, नलवारी पशु मेला, ये सभी के सभी आपके हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहारों में से है। जो माघ साजी की त्योहार है ये हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के समय मनाई जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक नृत्य पूछता है हिमाचल प्रदेश से, नाटी डांस, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रभात फेरी गुरु पर्व से संबंधित है और गुरु पर्व जो है गुरु नानक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि यह त्योहार पंजाब और हरियाणा में मनाए जाते होंगे। इसके अलावा जो लोहड़ी और बैसाखी है ये सिख धर्म की त्योहार है। लोहड़ी जहां आप मकर संक्रांति के अवसर पे, वहीं बैसाखी जो है आप नव वर्ष के अवसर पे मनाते हो। देखिए पालकी उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जो आपका वारकरी वर्ग के लोग हैं वो लगभग 22 दिनों में पहुंचता है यहाँ पे पालकी लेकर के पंढरपुर की यात्रा करते हैं, तो इसे पालकी उत्सव कहा जाता है। यह हर साल जून महीने में स्टार्ट होता है। मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले ही हुआ है पालकी उत्सव का आयोजन। इसके अलावा जैसा जो बच्चे नहीं जानते हैं, एक तो आपने श्रवण कुमार जी को देखा होगा तो इमेज के माध्यम से ही सही कि भाई अपने माता पिता को नहीं क्या लेके जाते हैं वो पालकी टाइप से। इसके अलावा अगर इससे भी सिंपल में समझना है तो जो झारखंड वगैरह के हैं उनको ज़्यादा ईजी होगा। बाबा बैद्यनाथ धाम लोग कांवर लेके जाते हैं। कांवर कुछ इस प्रकार से होता है, मैं भी गया हूँ। यहाँ पे आपका जल रखने के लिए 2 सिक्का जैसे बना होता है यहाँ पे, है ना, और इसमें फूल पत्ती लगे होते हैं, तो इसको लोग लेके जाते हैं। लेकिन क्या है कि कांवर लेके जाने का ओरिजिनल समय सावन महीना है। इसके बावजूद जो बाबा बैद्यनाथ धाम है वो काफ़ी विजिएस्ट टेम्पल है, तो यहाँ पे लोग सालों भर कांवर लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर पाते हैं कि भाई कांवर लेके कब जाता है, तो महीना फिक्स नहीं है यहाँ पे, होना चाहिए सावन, लेकिन सब दिन जाते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। लेकिन पालकी उत्सव क्यों बन जाते हैं क्वेश्चन? क्योंकि भाई एक फिक्स महीना जून महीना में होता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाने की आप तरीके पे विचार कीजिए, एग्जामिनर को परखिए, है ना। जब तक भाई क्वेश्चन जो बनेगा वहीं से ना पूछेगा। इसीलिए मैं बताया कि भाई जो कांवर वाली बात है ना, होना है सावन महीना में, लेकिन लोग सब दिन जाते हैं इसीलिए नहीं पूछा जाता। लेकिन ये जो है एक फिक्स समय में है इसीलिए पूछ लिए गए हैं। और CGL 2019 में जाके क्वेश्चन देखिएगा ये पूछा गया था। इनके अलावा कैला पौध महोत्सव या उत्सव ये सितंबर महीने में मनाया जाता है, कहाँ पे? कर्नाटक में। और ये फसल के बुआई के अंत का जो है आपका प्रतीक है। यह फसल और हथियार का त्योहार कहा जाता है कर्नाटक में इसे। कर्नाटक के अन्य प्रमुख त्योहार में आएंगे इसे कंबाला उत्सव, ये जो है भैंसों की रेस है जो कीचड़ मड में किया जाता है। उगादी फेस्टिवल अभी हमने बात करा कि भाई तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के साथ कर्नाटक में भी उगादी जो है नव वर्ष के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात कब दर्ज किया गया? कौन से जनगणना जो आज़ादी का बाद हुआ जिसमें आपका सेक्स रेशियो जो है सबसे कम दर्ज किया गया था? ठीक है, बाल की खाल निकालने वाली बात सब है ना। तो 1991 की जो आपका जनगणना हुआ वो अब तक का आज़ादी के बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जनगणना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे 1951 में अगर सेक्स रेशियो की बात करें इंडिया का तो 946 था, 1961 में 941, 1971 में 930, 81 में 934, 1991 में 927। ये 927 जो है आज़ादी के बाद सबसे कम। अगर आप 2011 में देखें
देखें तो 943 है। ठीक है, तो मतलब अब तक तो सबसे कम 1991 में। तो एक क्वेश्चन ये मैंने सोचा है, एग्जामिनर भी सोच सकता है। जैसे 1951 का लिंगानुपात आपको कई बार पूछ चुका है, तो 946 ध्यान रखिएगा। बच्चे को क्या लगता है, अरे आज 943 है ना, तो उस समय 850 रहा होगा, मारो 850, ऐसा नहीं है, 946 था 1951 में। तो ये उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा का ही होता है, लेकिन सबसे कम जो है आपका 1991 में 927 रहा था। अब हम 1951 के जनगणना से आपके सामने कुछ रखता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा 2011 के बाद अगर जनगणना की ईस्वी से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा 1951 से पूछा जाता है। 1951 के जनगणना में हिंदू की जो आबादी थी 84.1% थी, और इस्लाम धर्म के लोग 9.49% हैं। ठीक है, बाद बाकी सबसे कम जो थे बुद्ध थे, और अभी सबसे कम कौन है, जैन है, माफ कीजिएगा, उस समय भी सबसे कम जैन था। सबसे कम जो है जैन था, जो आपका इंडिकेटेड समुदाय है। जैसे अन्य तो कोई इंडिकेटेड समुदाय है ही नहीं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। जो आपका जो है नॉमिनेटेड, ये इंडिकेटेड है, तो इसमें सबसे कम जैन था, और आज भी सबसे कम जैन है इंडिया के अंदर। ये आंकड़ा शायद बिल्कुल ना बदला, क्योंकि हिंदू आज भी सबसे अधिक है, इस्लाम धर्म के लोग दूसरे सर्वाधिक आज भी इंडिया में है ना। तो ये जो है नहीं बदला। बस इसमें से आपको क्या ग्रहण करना है कि 1951 का डाटा याद रखना है आपको, जो है लिंगानुपात याद रखना है 946। इसके अलावा ओवरऑल जनसंख्या याद रखना है, 36 करोड़ था उस समय, कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखिए, आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में कराई गई थी। 1951 की जनगणना देश की आबादी 36 करोड़ ज्ञात किया गया था। 1951 की जनगणना में लिटरेसी रेट मात्र 18% थी, ये भी पूछा जाता है। दशकीय वृद्धि 13.31% था। अभी आपने देखा कि 83% से अधिक हिंदू थे, और 9.49% इस्लाम धर्म के थे, सबसे कम जैन धर्म के थे। ये 1951 का डाटा हमने दिया है। इनके अलावा 2011 का डाटा कुछ आपके पास, 2011 की जनगणना डाटा, कुल जनसंख्या 121 करोड़, अभी तो बताया जा रहा है 142 करोड़ है हम लोग। इनके अलावा दशकीय वृद्धि 17.64%, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता और ओवरऑल साक्षरता, तो ओवरऑल 74.04, पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46%। सबसे अधिक साक्षरता केरला का था, और सबसे अधिक लिंगानुपात भी केरला का था। लिटरेसी रेट और लिंगानुपात में टॉप पे कौन है, केरल है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम लिटरेसी रेट भी बिहार का ही आंका गया था, है ना, 2011 में। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि आपका मेघालय में हुआ, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि आपका नागालैंड में हुआ। जनगणना 2011 2 चरणों में कराए गए थे। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है 2024 वाला, वो 7 चरणों में कराए गए हैं। आज न कल तो एग्जाम जो है क्वेश्चन पेपर से चिपकेगा। ठीक है, इनके अलावा जनगणना में इस्तेमाल होने वाली एक रजिस्टर होता है एनपीआर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला प्रश्न है 2022 में बसंत काबरा को उसके किस योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, एगो जो है काबरा, एगो और है, ये बसंत काबरा। तो बसंत काबरा को सरोद बजाने के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। एगो ब्रिजभूषण काबरा है, ब्रिजभूषण काबरा, श्री कृष्णा नलिन, विश्वमोहन भट्ट, ये सब गिटार से संबंधित है। ठीक है, ये सब जो है गिटार से है। यहाँ पर भी काबरा सरनेम है, तो काबरा वाला सरनेम खाली गिटार नहीं, सरोदो बजाता है। यू श्रीनिवास का संबंध मैंडोलिन से है। देखिए, ये जो 4 को बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी रख दिया हूँ, एक बार याद दिला देता हूँ। बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन और हरिप्रसाद चौरसिया, ये चारों अपने क्षेत्र के धुरंधर मास्टर हैं, है ना। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के थे, पंडित रविशंकर सितार के, जाकिर हुसैन आपका तबला का, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के। तो ये चारों जो है कभी कभी एग्जाम में बहुत कूल माइंड में बैठा रहा, तो कुछ भी जब पूछना हो तो ये सब पूछ देते हैं कि भाई चलो ठीक है 2 नंबर ले जा फ्री में। इसके अलावा मोइनुद्दीन खान, पंडित राम नारायण, साबरी खान, वजीर खान, आसिफ खान, सुकूर खान, ये सभी के सभी सारंगी से संबंधित है। मोइनुद्दीन खान नए चेहरे हैं, है ना, ध्यान जरूर रखिएगा। इनके अलावा सरोद के अन्य प्रमुख कलाकारों में सारंग कुलकर्णी, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सभी के सभी जो है सरोद के प्लेयर में से हैं। अगला जो प्लेयर आ रहा है वो मृदंग के आ रहे हैं। तो मृदंग के प्लेयर में बात करेंगे नबली नारायणन, जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह, अक्षय अनंत पद्मनाभन, ये सभी के सभी मृदंग से संबंधित है। भूरे लाल खान हारमोनियम प्ले करते हैं।
तोताराम और ऋषि शंकर उपाध्याय पखावज बजाते हैं। घासीराम निर्मल यह जल तरंग से संबंधित है। तो जो भी आपके लिए न्यू हो इस क्वेश्चन में उनको जरूर लिख लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अगर आप PDF लेंगे तो बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं। पिवोट टेबल कंप्यूटर पर काम करते हो आप किस क्षेत्र में पाएंगे? पिवोट टेबल, देखिए पिवोट है ना, पिवट भी बोलते हैं, इसे इंपॉर्टेंट होता है के हिसाब से इसका मीनिंग। तो जो पिवट टेबल है ये आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप काम करेंगे तो इस प्रकार की चीज से जो है आप अवगत होंगे। गूगल के फाउंडर काफी बार पूछे जाते हैं, लैरी पेज होता है ना, लैरी पेज होता है। गूगल आधिकारिक रूप से एक कंपनी कब बना? तो 1998 में बना था। वैसे गूगल की खोज जो है 1997 ही मानी जाती है, लेकिन जो कंपनी के तौर पे आपका फिक्स हुआ ये 1998 में। गूगल सर्च इंजन का उदाहरण है। क्या है? ये सर्च करता है ना। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख सर्च इंजन जैसे विंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना, माइक्रोसॉफ्ट बिंग होता है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग होता है ना। इसके अलावा ये डक गो, ये सब भी सर्च इंजन का उदाहरण है। आपने देखा होगा पहले फॉर्म भरने के लिए हम लोग साइबर में जाते थे, शायद आप लोग नहीं गए होंगे, हम लोग जाते थे साइबर में, क्योंकि अपने पास ना तो मोबाइल ना इंटरनेट कनेक्शन, तो फॉर्म भरना हो कुछ भी करना हो तो साइबर में। और उस समय उतना झंझट मारी नहीं हुआ करता था कि एक बार फोटो अपलोड करो फिर लाइव फोटो अपलोड करो, कद्दू कुछ नहीं हुआ करता था। साइबर वाले को दे दो, सर्वर डाउन रहा तो रात को भर देता था आराम से, ठीक है। तो इतना नहीं तामझाम था, इसीलिए हो जाता था। तो वहां पे जो साइबर वाले के पास रहता था ये आपका, तो मोजिला फायरफॉक्स ज्यादातर रहता था, क्योंकि ये कम नेट में भी खुलता था, मस्त है ना। मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी मोबाइल में भी देखे होंगे, लाल कलर का इस प्रकार का रहता है इसका लोगो। गूगल क्रोम सभी के पास होगा। ये सभी जो है वेब ब्राउजर के उदाहरण है, ठीक है। इनके अलावा जो कुछ अन्य शॉर्टकट जो सबसे ज्यादा, जैसे CHSL का एग्जाम है आप बच्चों को, तो सबसे ज्यादा जो आपका पूछा जाता है ये शॉर्टकट पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है MS वर्ड है वो इसका मैं शॉर्टकट रख लिया हूँ, आपको मैं एक दो दिखा देता हूँ, बाद बाकी आप पढ़ते रहना। इसमें से कंट्रोल+ है, ये आप सभी को पता होगा। जैसे मैंने लिखा राम श्याम, इन दोनों को मुझे एक बार में ही सिलेक्ट करना है, और मैं सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर या तो फॉन्ट को छोटा कम करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, कलर करना चाहता हूँ, फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहता हूं, तो मुझे पहले सेलेक्ट करना होता है। तो अगर टोटली सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और A को एक साथ दबाना होता है। कंट्रोल+B दबा देते हैं तो बोल्ड हो जाता है, जो भी आपकी सिलेक्टेड फॉन्ट है वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, आप दूसरे जगह ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल+D करते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट सेट हो जाएगा। कंट्रोल+E करते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। जैसे कोई चीज अगर आप लिखते हो, है ना, जैसे आप टेबल मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि एक आपने ब्लैंक पेज ही लिया, यहाँ पे हमने लिखा राम श्याम, है ना। अब चाहते हो कि इसको आप सेंटर में लाना है, कहाँ पे? सेंटर में। इसको शीर्षक के तौर पे यहाँ पे लाना था, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल+A से, और फिर आप दबा दीजिए कंट्रोल+E, तो ये वाला जो चीज है ये सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बीच में व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये शॉर्टकट की काम करता है। ये जल्दी जल्दी काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाद बाकी आप एक एक मिटा भी सकते हो, ठीक है। कंट्रोल+W क्लोज करने के लिए होता है, कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए, U अंडरलाइन करने के लिए, सब ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये अंडू और रीडू तो आपने समझा होगा ना। अंडू क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई फाइल डिलीट कर दिए, तुरंत एक बार आपसे जो है अच्छे मोबाइल आपसे आजकल पूछने लगा है अंडू करना चाहते हो क्या, मतलब जो डिलीट किए हो वापस लाना चाहते हो क्या। अगर अंडू कर दोगे ना तो जो चीज पिछली बार कर्तव्य आपने दोहराया था वो पहले जैसा बैलेंस हो जाएगा। जैसे कोई चीज डिलीट किए थे तो आ जाएगा, है ना। तो ये अंडू होता है। चलते हैं आगे। प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी जो एक प्रसिद्ध घरेलू टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अब देखिए रणजी ट्रॉफी से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपके करंट में पूछेगा कि कौन जीता कौन हारा, दूसरा इसका पूछने का तरीका है ये किस फॉर्मेट का क्रिकेट है, तीसरा पूछने का तरीका है ये किसके नाम पे आयोजित होता है, चौथा है कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, पांचवा है ये कितने दिन या किस फॉर्मेट की खेल खेली जाती है, ठीक है भाई। तो हम सब बात यहाँ पे करेंगे, जितने भी घरेलू टूर्नामेंट है सारे को यहाँ पे लपेटेंगे। चलिए, तो रणजी ट्रॉफी 1934 में स्टार्ट हुआ था। पहला मैच जो है मद्रास और मैसूर यानी आपका चेन्नई जिसे आप आजकल कहते हैं,
और ये मैसूर कर्नाटक जिसे आजकल आप कहते हैं, यानी तमिलनाडु और आपका जो है कर्नाटक के बीच खेला गया था। वर्ष 2023-24 करेंट सेक्शन की क्वेश्चन, ये रणजी के विजेता कौन है? मुंबई है। और ये पहला मौका था जब रणजी के फाइनल में दोनों एक ही राज्य के टीम गया हो, यानी मुंबई और विदर्भ। विदर्भ भी महाराष्ट्र के ही पार्ट को कहते हैं, रीजन को कहते हैं, है ना। तो विदर्भ को हरा के मुंबई ने जीता और मुंबई का ये 42वां टाइम खिताब है, यानी 42 बार मुंबई जीता है ना। दिलीप ट्रॉफी ये दिलीप सिंह के नाम पे रखा गया है। ये घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट है ना, जिसका पहला संस्करण 61-62 में खेला गया था। विजय हजारे ट्रॉफी यह एक सीमित ओवर की घरेलू प्रतियोगिता है जिसमें खिताब के लिए भारत के विभिन्न टीमें आपस में भिड़ते हैं। इसके अलावा इसमें इसका जो नाम है विजय हजारे ट्रॉफी का नाम वो विजय हजारे के नाम पे ही रखा गया है। इसके अलावा देवधर ट्रॉफी है ना, यह वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली लिस्ट ए के तहत 50 ओवर की घरेलू टूर्नामेंट है, यानी वनडे वाला फॉर्मेट है। पहली बार 1973 में खेला गया था। ईरानी कप जो होता है रणजी विनर के साथ खेला जाता है। देखिए ईरानी कप रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 साल पूरे होने पर बीसीसीआई ने 1960 में स्वर्गीय जेड.आर. ईरानी के नाम पर ईरानी ट्रॉफी का उद्घाटन किया। ईरानी कप में हर साल पिछले साल के रणजी ट्रॉफी चैंपियन और बाकी जो टीम बच जाता है उनके बीच मैच आयोजन करवाया जाता है। समझ गए ना, जो जीतेगा ना वो एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ पूरा अपोजिट टीम रहेगा। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ये T20 फॉर्मेट का घरेलू चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत 2008-9 में कराया गया था। तो ये हमारे घरेलू टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दादा 1928 में। प्रथम अध्यक्ष थे इसके कौन? आर ग्रंट गोवन। मुख्यालय कहाँ? बंबई में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और सचिव कौन है? जैसा, है ना। अगला है डायमेंटिना गर्तिया खाई किस महासागर में है? तो ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर की बात करेंगे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महासागर है प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बाद। इसमें जो है आपका डिएगो गार्सिया द्वीप मिलेगा। इसके अलावा हिंद महासागर की पार्ट की बात करेंगे तो अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, ओमान की खाड़ी सभी हिंद महासागर का ही भाग है। प्रसिद्ध भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका जो है ये हिंद महासागर में स्थित ही एक द्वीपीय देश है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये दुनिया की सबसे गहरी महासागर है या सबसे बड़ी महासागर है। इससे जो जुड़ा हुआ अन्य सागर है पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, और ये जो दक्षिणी चीन सागर है ये दुनिया में सबसे बड़े समुद्र है ठीक है। इसके अलावा जापान सागर, तस्वान सागर, अलास्का की खाड़ी, बेरिंग सागर, बर्मुडा ट्रायंगल ये सभी के सभी जो है इसी महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अल नीनो और ला नीनो जो है, अल नीनो और ला नीनो ये आपका प्रशांत महासागर में ही आती है, जिसमें अल नीनो गर्म कर देता है और ला नीनो जो है ठंडा कर देता है। इसके अलावा जो है आपका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महासागर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में जो है ना आपका ये बर्मुडा ट्रायंगल होगा भाई। ठीक है, ये आपका बर्मुडा ट्रायंगल जो है अटलांटिक महासागर में होगा। यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, तस्मान सागर, अलास्का, बेरिंग खाड़ी सब सही है। बर्मुडा ट्रायंगल को जो है यहाँ से आप डिलीट कर लेंगे। बर्मुडा ट्रायंगल को यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे? अटलांटिक महासागर वाले पार्ट में लिखना है, मैं आपको लिख के दे दूंगा। मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, भूमध्य सागर, काला सागर, लॉरेंस की खाड़ी, कैरेबियन सागर और बर्मुडा ट्रायंगल ये सभी के सभी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। और पश्चिमी विक्षोभ की घटना भूमध्य सागर में होती है, जो भारत में वर्षा कराने के लिए, बेसमय वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार है शीतकाल में। ठीक है, तो ये बर्मुडा ट्रायंगल का जो है आपको थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, बदलना है। इसके अलावा अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? जो अंतरिम सरकार बन के तैयार हुई थी, जो आज़ादी तक काम किए, तो उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो 5। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में किया गया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग
मांग कब की थी? तो 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का जो है आयोजन या फिर गठन या फिर निर्धारण कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये रेखा जो है सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे रखा गया है, जो भारत के पाकिस्तान और भारत के बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो बांग्लादेश को भी अलग कर सकता है ये। कांग्रेस के प्रथम बैठक 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल स्कूल में जो हुआ तो उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अंतरिम सरकार की गठन आपका 2 सितंबर 1946 को किया गया था, आज़ादी तक चलती रही थी। अब हम आते हैं संविधान सभा। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते कि संविधान सभा का बैठक, अंतरिम सरकार और जो आपका प्रारूप समिति, ये सब तीनों के तीनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है भाई, है ना। सबकी ईस्वी भी थोड़ा जानो तो आप समझ जाओ कि भाई डिफरेंट है, नहीं तो बहुत सारे जो न्यू कॉमर है सबको एक ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। संविधान सभा संविधान के लिए था। अंतरिम सरकार जो है जैसे आजकल मंत्रिमंडल होता है तो उस समय मतलब टेम्पोररी मंत्रिमंडल के जैसा समझ लीजिए। ठीक है। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, किसकी? संविधान सभा की। इस बैठक में है ना एक परमानेंट अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, है ना। इनके अलावा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव के जो है पेश करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रारूप समिति का गठन है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 1+6 यानी 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर साहब अध्यक्ष थे। इनके अलावा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के डॉट 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 होते हैं तो बराबर होता है। मतलब जो भी उत्प्लावन बल आप लगाएंगे, है ना, तो जो भी द्रव जो विस्थापित हो जाएगा, जो जगह खलिया जाएगा, है ना, विस्थापित मतलब जगह से जल को हट जाना, विस्थापित हो जाना, तो वो किसके बराबर होता है ना। तो जो उत्प्लावन बल जितना होगा उतना ही विस्थापित द्रव अलग होगा, तो ये बराबर हो जाता है ना। जैसे आपने लकड़ी का जो गुटका वगैरह को पानी में तैराता हुआ देखे होंगे। चूंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पहले बाढ़ आया करता था, अब तो नहीं आता है। पहले नेपाल की पानी आया करता था और हमारे यहाँ एक कमला नदी है, उस कमला नदी में बाढ़ आया करता था। तो जो बाढ़ आने के बाद जब पानी का लेवल कम होता था तो बहुत सारे लकड़ी के जो आपका रहता है ना, लकड़ी का गट्ठर वगैरह, तो वो लोग वो जो है बाढ़ के सहारे कहीं ना कहीं से बह के आ जाया करते थे। तो हम लोग नहाने जाते थे तो उनको पकड़ के तैरते थे, तो काफ़ी हल्का होता है, आराम से खींच पाते हैं आप पानी में। ये सब जो है फ्लोटिंग के लॉ के अनुसार ही ये सब जो हल्का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितना उसमें उसका बॉडी डूबा रहेगा पानी में उतना जो जल को हटाएगा ना उत्प्लावक बल के बराबर होता है। यही इस क्वेश्चन का बेस है। इसके अलावा आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। बर्नौली का प्रमेय पे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किस पे स्प्रेयर किस पे काम करता है, तो आप कहते हो बर्नौली के प्रमेय पे काम करता है। स्प्रेयर आपने देखा होगा, जो पहले गांव घर में शादी हुआ करता था तो पंडाल में सेंट छींटने का वो मशीन रहा करता था। लोग सारे बाराती उसके सामने से गुजरते थे, देह पर सेंट चला जाता था। आजकल तो अपने अलग अलग वैरायटी है। पहले जम्मे सेंट एक के होता था, आज तो कोबरा, कोई ब्लैक जेट लगाता है, कोई क्या क्या लगाता है। इसके अलावा जो आपका वेंचुरी मीटर होता है ये भी बर्नौली के प्रमेय पे काम करता है। वेंचुरी मीटर मतलब जो कोई भी तरल होता है ना उसके प्रवाह दर को ज्ञात करने वाली जो मीटर है उसे वेंचुरी मीटर कहते हैं, वो भी बर्नौली के प्रमेय पे काम करता है। पास्कल का नियम से सीधे पूछता है कि भाई जो है आपका क्या काम करता है, तो जो भी हाइड्रोलिक वस्तु है लिफ्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये सब पास्कल के सिद्धांत पे काज करता है। बॉयल का नियम कल भी पढ़ाए थे, चार्ल्स का नियम, ओम का नियम, वहीं से ये कॉपी किया हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाता है। ये मैंने रेलवे वाले क्लास में ये 4 पॉइंट कॉपी किया हूँ। बॉयल का नियम जो है इसमें क्या स्थिर रहता है इतना बस याद रखना है आपको, आप आंसर पकड़ लोगे जब भी पूछेगा। बॉयल के नियम पे स्थिर ताप यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स के नियम पे
प्रेशर कांस्टेंट रहता है, स्थिर दाब, समझ रहे हैं। इसके अलावा ओम के नियम पे फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अचर ताप, अचर माने कांस्टेंट। एवोगाड्रो का नियम में दोनों कांस्टेंट रहता है, ताप और दाब, है ना। तो इस प्रकार से आपको जैसा याद होता है आप याद रखेंगे। मैं तो एक बहुत फनी, मैं आपको बता नहीं सकता, वैसा याद रखा था, है ना। ये बताने की थोड़ा सा वो हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा, है ना, नहीं तो मैं याद रखा था अपने पढ़ाई दिनों में। इसके अलावा कूलम्ब का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण प्रतिकर्षण जिसे कहते हैं का बल दोनों आवेशों के परिणामों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के जो दूरी होते हैं उनके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको समझा चुका था क्या होता है ना। इसको मैंने समझा चुका था। मैंने दो पिंड है यहाँ पे m1 m2, इसके बीच में अगर r दूरी है तो m1 इंटू m2 बट्टा r² होता था, इस प्रकार से, ठीक। इनके अलावा किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा का नाम द सिक्स मशीन है। तो ये क्रिस गेल के किताब का नाम जो है द सिक्स मशीन है। क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस भी कहा जाता है। आईपीएल में सबसे अधिक छक्का अभी भी क्रिस गेल के नाम ही है, और आईपीएल में सबसे अधिक लंबी व्यक्तिगत पारी 176 रन की क्रिस गेल के नाम ही है। इसके अलावा आजकल आपने कमला पसंद का प्रचार करते इन्हें देखा होगा, समुद्री पैरेट्स जैसे लगता रहता है, पैरेट्स, है ना। इनके अलावा ड्राइव इन नामक पुस्तक के लेखक विराट कोहली है। कौन है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बहुत बड़े हस्ती है, मतलब लगता रहता है थोड़ा सा, है ना। ड्राइव इन नामक पुस्तक के लेखक विराट कोहली है। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली है, और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पैट कमिंस है। यहाँ ओडीआई अगर हटा दोगे ना तो आंसरवा बदल जाएगा। इसके अलावा यह वनडे क्रिकेट में दुनिया में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद 12,000 रन तक पहुंचने वाले T20 फॉर्मेट में पहले क्रिकेटर, और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले शतकवीर हैं विराट कोहली। हाल में ही वो पुस्तक आया है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, आई हैव स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये रविचंद्रन अश्विन की पुस्तक है, यानी आर अश्विन जिसे आप कहते हैं, इनकी पुस्तक है। तो ये आने वाले समय में धूम मचाएगा। बाद बाकी अन्य क्रिकेटरों या फिर खिलाड़ियों की पुस्तक अपने टुडे एग्जाम का जो आपको टॉपिक बैच जो दिया जाएगा किसी भी खरीद में मुफ्त, तो वहाँ पे जो है आपका यहाँ पे वहीं से वो पेज काट लिया गया है किताब वाला। तो यहाँ पे खिलाड़ियों की आत्मकथा जीवनी या किताब का नाम देखेंगे, यहाँ पे राइटर देखेंगे। प्लेइंग इट माई बाय सचिन तेंदुलकर, 281 एंड बियॉन्ड वीवी लक्ष्मण, ए सेकेंड्स ओट सानिया मिर्जा, ए सेंचुरी इज नॉट एन ऑफ सौरव गांगुली, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, नो स्पिन शेन वार्न, फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर, तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे है उसेन बोल्ट और युवराज सिंह, ध्यान रखिएगा। द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली, ओपन आंद्रे अगासी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव। तो ये कुछ किताब की वहाँ की कट है। आई होप आप लोग अगर लिए होंगे तो देखते होंगे, पढ़ते होंगे। बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपका आ जाता है संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पेंच टाइगर रिजर्व, कूनो नेशनल पार्क, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, और नर्मदा को मध्य प्रदेश में लाइफ लाइन ऑफ स्टेट कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर आप आएंगे भीमबेटका की गुफा मिलेगा, बाघ गुफा मिलेगा, उदयगिरी का गुफा मिलेगा, ये सब मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप और लिख लीजिएगा, है ना। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर और लिख लीजिएगा, ये सब तो कॉमन है, छोड़ दिया। उदयगिरी तथा खंडगिरी का गुफा भुवनेश्वर उड़ीसा में भी है, तो कोई बच्चे राज न करें, है ना। उदयगिरी का गुफा मध्य प्रदेश में भी है और आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में भी है। ये जो है उदयगिरी और खंडगिरी का गुफा, ये ह्यूमन मेड भी है और नेचुरल भी है, तो मिली जुली कला का उदाहरण है। बोरा का गुफा ये कहाँ पे रहेगा, तो आंध्र प्रदेश में है बोरा का गुफा। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है, पंजाब के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, जो ग्रीनलैंड में स्थित है। और ग्रीनलैंड अपने आप में क्या है, आइलैंड है, द्वीप है, जो दुनिया में सबसे बड़ी द्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। और किस देश के अधिकार क्षेत्र में है, तो डेनमार्क में है। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अधिकांश बच्चा नहीं समझा होगा। देखिए ग्रीनलैंड जो है एक द्वीप है और इस पे कंट्रोल किसका, डेनमार्क का है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो
डेनमार्क में स्थित है, डेनमार्क के अंतर्गत आती है। इनके अलावा राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े हुए नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती है। बताइए, चरकुला डांस जो उत्तर प्रदेश का है, इसमें माथे पर दीपक जला के जो है महिलाएं डांस करती है। चरकुला के साथ साथ कजरी और कथक भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख डांस और नृत्य में हो जाएंगे, जिसमें कथक उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर भारत के अन्य सेक्टर में भी हो सकता है, क्योंकि ये उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में लठमार होली आपका वृंदावन, बरसाने, नादगांव इत्यादि मथुरा क्षेत्र में होती है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के बनारस में आप देव दिवाली और मसान होली है ना, मणिकर्णिका घाट बनारस में, जहाँ पे है ना आपका जो है अंत्येष्टि की जाती है, तो ये जो है आपका मसान होली का त्योहार भी उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के समय खिचड़ी नाम से जो है सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति को। एक कड़सा लोक नृत्य होता है जिसमें महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर नृत्य करती है। कड़सा ये झारखंड में होती है ना। राजस्थान में वो चरी लोक नृत्य होता है जिस पर महिलाएं एक के ऊपर एक आपका जो है कलश रख के बैलेंस बनाते हुए नृत्य करती है, और उसमें दीपक भी जलता हुआ रखता है कलश के ऊपर, है ना। तो ये सब धन्य है प्रभु। इनके अलावा बिहार में झिझिया नृत्य, खास करके बिहार में मिथिला रीजन में ये झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पे महिलाएं या अविवाहित लड़कियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। लेकिन वर्तमान में डांडिया और गरबा जो आजकल एक फैशन है, नवरात्र में डांडिया ओरिजिनल उपज तो गुजरात की है, लेकिन आजकल हर स्टेट में होने लगा है ना। तो ये जो है डांडिया कहीं ना कहीं इस नृत्य को, इस झिझिया नृत्य को जो है इनकी रौनक को जो है किसी आर्ट में छोड़ दिया है, मतलब कम होता है अब झिझिया नृत्य, नहीं तो पहले होता था। तो इस झिझिया नृत्य में भी महिलाएं क्या करती है, एक छिद्र युक्त आपका जो है कलश होता है, उस कलश के अंदर दीप जल रहे होते हैं और बिना हाथ से टच किए हुए बैलेंस करते हुए नृत्य करती है ना। ये जो दुर्गा पूजा के अवसर पे, दुर्गा पूजा भी दूगो होता है, तो ये शरदीय दुर्गा पूजा में की जाता है, ठीक है। इनके अलावा नव विकसित सब रूम लैंड पोर्ट भारत और किस देश के बीच जलीय यातायात को सुगम बनाएगी। अभी अभी उद्घाटन किया गया है मोदी साहब के द्वारा सब रूम लैंड पोर्ट, ये त्रिपुरा में है, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक यात्रा को काफी ज्यादा सरल बनाएगी। मात्र 75 किलोमीटर की ही यात्रा रह जाती है भारत से बांग्लादेश के बीच इस पोर्ट के खुल जाने से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी कि भाई व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और एक नए नए उद्घाटन मोदी साहब किए हैं, तो उस हिसाब से भी एग्जाम में आने के लिए रेडी है। नव विकसित सब रूम लैंड पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सब रूम त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित है। यह फेनी नदी के तट पर स्थित है जो भारत और बांग्लादेश को विभाजित करती है। अगर कल होके पूछे कि भाई ये पोर्ट किस नदी पे है, तो फेनी नदी पे है। देखिए फेनी जो है ना एगो पेय पदार्थ भी है। फेनी पेय पदार्थ जो है ये गोवा में लोग ताड़ी के जैसा पीते हैं। गांव घर में ताड़ी आपने देखा होगा, जो ताड़ या खजूर का पेड़ होता है उसमें ऐसा चाकू से धारदार हथियार से जो है छील के उसका अर्क जो है रिसाया जाता है, और वो जो रिसा हुआ पदार्थ लिक्विड होता है उसे ताड़ी बोलते हैं। उसी प्रकार से गोवा के अंदर फेनी होता है, ये लोग फेनी पीते हैं वहाँ पे। और ये फेनी नदी भी है जो त्रिपुरा में, इस पे आपका एक पोर्ट का भी अभी उद्घाटन हुआ है जिसका नाम है सबरूम, है ना। इसके अलावा जो आपका गोवा के याद आ गया, तो गोवा में जुआरी नदी भी है, और इस जुआरी नदी पर ही आपका मार्मा गोवा पोर्ट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए, क्वेश्चन बढ़ाते जाइए। इसके अलावा जो आपका ये वाला पोर्ट है, ये आपको बांग्लादेश के चटगांव में जो पोर्ट है ना, चटगांव पोर्ट बांग्लादेश, उसको जोड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेला टनल जो अरुणाचल प्रदेश में है, इनका भी उद्घाटन किया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सबसे पुरानी संस्था है यूनियन के हिसाब से, तो MN जोशी साहब 31 अक्टूबर 1920 को किए थे इसका स्थापना, और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय को बनाया गया था, और प्रथम बैठक बम्बई में हुआ था, ठीक है। इनके संस्थापक की बात करेंगे तो बहुत सारे संस्थापकों में शामिल रहे हैं, जैसे MN राय रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक रहे हैं, दीवान चमन लाल रहे हैं, लाला लाजपत राय रहे हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा रहे हैं यानी जोसेफ बी रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई सा भी एक नाम हो सकता है जो संस्थापक में शामिल रहे। तो जनरली आज तक एग्जाम में MN जोशी ही रहता है। स्थापना कब हुआ था? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बैठक पहली बार
परिवार की अध्यक्षता कौन की? लाला लाजपत राय। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था ऑटुक के प्रथम बैठक में? तो 101। अभी आपने मुस्लिम लीग वाला अंतरिम में देखा 5, कांग्रेस के प्रथम बैठक में 72। ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र के नासिक में किए थे। नौजवान सभा का गठन 1926 में भगत सिंह साहब ने लाहौर में किए थे। हाँ, लाहौर में ही किए थे। इनके अलावा भगत सिंह का जन्म कहाँ पे? बंगा में हुआ था। भगत सिंह साहब 1928 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मैंने सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ा, हसरा बना दिया। तो यह जो हसरा का नाम, HRA का नाम हसरा पड़ा, यह कहाँ पे पड़ा? तो भगत सिंह तथा उनके नौजवान सभा के सदस्यों के सर्वसम्मति से, है ना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे हम आधुनिक अरुण जेटली मैदान कहते हैं, तो उसी मैदान में जो है नाम परिवर्तन कर दिए गया। किनके द्वारा? भगत सिंह साहब के द्वारा। लेकिन मैं यहाँ पे एक हमेशा ना क्वेश्चन मार्क लगा के एक बात आपको बताते जाता हूँ कि भाई जब भी आपसे पूछेगा कि सबसे पहले HRA का नाम परिवर्तन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम परिवर्तन का ख्याल या विचार किसके मन में आया, तो चंद्रशेखर आजाद आंसर मारना है, न कि भगत सिंह। हालांकि किए भगत सिंह, है ना। असेंबली में बम कब फेंके भगत सिंह साहब? 8 अप्रैल 1929। और भगत सिंह साहब को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह की जो प्रमुख पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूं, इन्हें ध्यान रखेंगे। किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्ता है। और अंतिम शासक कौन है? विष्णु गुप्ता है। लेकिन गुप्त वंश के अगर वास्तविक फाउंडर की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसे वास्तविक फाउंडर या वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? श्रीगुप्त प्रथम, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके अलावा जो गुप्त संवत है, संवत नहीं भाई, संवत है ना, संवत होता है ना, शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत, है ना। तो ये जो गुप्त संवत है 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था। एगो कनिष्क ने शुरुआत किया था शक संवत, जो नीचे लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, कविराज भी कहा जाता था। इसने परम भागवत की भी उपाधि ली थी। तो 3 गो नाम, नेपोलियन, कविराज और परम भागवत। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जारी किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को और क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। इसके काल में कौन आए थे? फहियान। कौन आए थे? फहियान। जो दिल्ली में आपका महरौली अभिलेख है उनको लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इन्हें ही दिया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को ही दिया जाता है। लौह जो स्तंभ है दिल्ली में महरौली वाला, उसकी हाइट पूछ दिया करता है, 7.21 मीटर हाइट है उनका, ध्यान रखेंगे। वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्हीं के काल में चिकित्सा से जुड़े हुए धन्वंतरी, बराहमिहिर खगोलवेत्ता और कालिदास महान विद्वान, तो इन्हीं के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी, है ना, सक्सेसर कौन बना था? कुमारगुप्त प्रथम, जो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके बिहार में स्थित है उनका निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील जो गुजरात में स्थित है उनका जो है पुनर्द्वार, पुनर्विवाह लिखा गया है यहाँ पे, बहुत ज्यादा झील का विवाह करवाएगा भाई पुनरुद्धार, है ना, रिजुविनेट, है ना, कौन करवाए थे? स्कंदगुप्त। इसी के काल में, किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में जो है सुदर्शन झील का काया पलट कहिए, रिजुविनेशन कहिए, ये हुआ था, है ना। इसी के काल में आपका हुनों का आक्रमण भी हुआ था। इनके काल में सुदर्शन, किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में। सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र वाले। इसके अलावा इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौन से झील की बात हो रही है? सुदर्शन का। स्कंदगुप्त का नाम फिर क्यों जुड़ा भाई? तो इन्होंने जो है मरम्मत करवाया, ठीक है, या फिर सुधार करवाया। इसके अलावा भारतीय संसदीय समिति में अस्थायी वित्तीय समितियां कई हैं। सभी वित्तीय समितियां में सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति एक तो वित्तीय समिति है, परमानेंट समिति है और सबसे ओल्डेस्ट समिति है अपने प्रकार की, ठीक है। तो आपका लोक लेखा समिति आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 के तहत 1921 में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गिरीश चंद्र मुर्मू होते हैं, वो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनाओं की जांच कर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक प्राक्कलन समिति, यह भी वित्तीय समिति है और इसमें जो है 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा से आते हैं और इसकी गठन 1950 में किया गया
गया था। अन्य वित्तीय समिति में आप आएंगे तो लोक उपक्रम की समिति, इसमें 15 गो सदस्य होते हैं, 10 गो लोकसभा से और 5 गो राज्यसभा से आता है। इसका गठन 1964 में किया गया था। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कल जिनका एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, और हो सके तो मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं तो मैं एनालिसिस करा पाऊंगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कोई सा भी कंटेंट चाहिए खास करके एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, यूपीपी, बिहार एसएससी इत्यादि एग्जाम के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक मिनिमम कॉस्ट में जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो बड़े बड़े क्लास, जो पीडीएफ आपका जो पेड क्लास वगैरह होते हैं उसको भी, है ना, यहाँ पे भारी मात देगा ये हमारा कंटेंट, ऐसा मेरा कहना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।